नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप कहानी पसंद आएगी। आज हम वीडियो में सुनेंगे सम्राट अशोक के जीवन की कहानी। आखिरी तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। सम्राट अशोक का जीवन और उनका शासनकाल भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक अध्यायों में से एक है। अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे सम्राट, जिन्हें अशोक महान के नाम से भी जाना जाता है, का शासनकाल लगभग 268 से 232 ईसा पूर्व तक रहा। उनकी कहानी एक क्रूर योद्धा से एक धर्मनिष्ठ और शांतिप्रिय शासक बनने की यात्रा है, जो न केवल भारतीय इतिहास बल्कि विश्व इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। प्रारंभिक जीवन और सत्ता की प्राप्ति। अशोक का जन्म मौर्य साम्राज्य के सम्राट बिंदुसार और महारानी धर्मा के घर हुआ था। उनकी जन्मतिथि को लेकर विभिन्न मत है, परंतु यह सामान्यतः माना जाता है कि उनका जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व हुआ था। बचपन से ही अशोक ने शास्त्र और शस्त्र दोनों में शिक्षा प्राप्त की। उन्हें सामरिक और प्रशासनिक कौशल में निपुण बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। बिंदुसार के कई पुत्र थे और अशोक उनमें से सबसे योग्य और साहसी माने जाते थे। अशोक को उनके क्रूरता और साहस के लिए जाना जाता था, जिसने उन्हें उनके भाइयों के बीच डर और सम्मान दिलाया। जब बिंदुसार ने उन्हें उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया, तब उन्होंने अपनी क्षमता और नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन किया। जब बिंदुसार का देहांत हुआ, तो सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में अशोक ने अपने भाइयों को हराकर मौर्य साम्राज्य की गद्दी हासिल की। इस दौरान अशोक ने सत्ता प्राप्ति के लिए काफी रक्तपात किया, जिससे उन्हें चंद अशोक के नाम से भी जाना गया। कलिंग युद्ध और परिवर्तन। अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक मोड़ कलिंग युद्ध था। कलिंग वर्तमान उड़ीसा का क्षेत्र मौर्य साम्राज्य का हिस्सा नहीं था और अशोक ने इसे अपने साम्राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। 261 ईसा पूर्व में उन्होंने कलिंग पर हमला किया। इस युद्ध में हजारों सैनिकों और नागरिकों की मृत्यु हुई। युद्ध के बाद जब अशोक ने युद्ध भूमि का निरीक्षण किया और वहां के विनाश को देखा, तो उनके अंदर गहरा पश्चाताप और क्षोभ उत्पन्न हुआ। यह घटना अशोक के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का कारण बनी। कलिंग युद्ध के विनाश ने उन्हें हिंसा और युद्ध से विरक्त कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म की शरण ली और अहिंसा, करुणा और धर्म के मार्ग पर चलने का निर्णय लिया। इस घटना के बाद अशोक ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदल दिया और धर्म अशोक के रूप में जाने गए। बौद्ध धर्म की स्वीकृति और प्रचार। अशोक ने बौद्ध धर्म को केवल एक व्यक्तिगत मार्ग के रूप में ही नहीं अपनाया, बल्कि इसे पूरे साम्राज्य में फैलाने का कार्य किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए धम्ममहामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जिन्होंने धर्म के सिद्धांतों को आम जनता तक पहुंचाया। अशोक ने विभिन्न बौद्ध परिषदों का आयोजन किया और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विभिन्न देशों में मिशनरियों को भेजा। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा गया, जहां उन्होंने बौद्ध धर्म का विस्तार किया। अशोक ने पूरे साम्राज्य में बौद्ध धर्म के प्रतीक स्तूप और विहारों का निर्माण कराया। इनमें से सबसे प्रसिद्ध स्तूप सारनाथ और सांची के हैं। शिलालेख और स्तंभ। अशोक ने अपने शासनकाल में विभिन्न स्थानों पर शिलालेख और स्तंभों की स्थापना की। इन शिलालेखों और स्तंभों पर उन्होंने अपने धर्म, नीति और शासन के सिद्धांतों को अंकित कराया। अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में हैं और इनमें उनकी धार्मिक और सामाजिक नीतियों का विवरण मिलता है। इन शिलालेखों में अशोक ने अहिंसा, धार्मिक सहिष्णुता, प्राणियों के प्रति करुणा और प्रजा की सेवा का महत्व बताया है। अशोक के स्तंभ, विशेष रूप से सारनाथ का सिंह स्तंभ, आज भी भारतीय संस्कृति और इतिहास का महत्वपूर्ण प्रतीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक के सिंह स्तंभ से ही लिया गया है। अशोक की प्रशासनिक नीतियाँ। अशोक का शासनकाल प्रशासनिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण था। उन्होंने अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में विभाजित किया और इन प्रांतों में कुशल और योग्य अधिकारियों की नियुक्ति की। अशोक ने कर व्यवस्था में सुधार किया और राजस्व संग्रहण की प्रणाली को अधिक संगठित बनाया। अशोक के शासनकाल में न्याय व्यवस्था को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया।
उन्होंने अपने शिलालेखों में न्याय के सिद्धांतों का उल्लेख किया है और यह सुनिश्चित किया कि न्याय सभी के लिए समान रूप से उपलब्ध हो। अशोक के शासनकाल में पहली बार भारतीय उपमहाद्वीप में कानून के सिद्धांतों को लिखित रूप में प्रकट किया गया। अशोक का धम्म या धर्म बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांतों पर आधारित था, परंतु यह केवल धार्मिक उपदेशों तक सीमित नहीं था। अशोक का धम्म एक नैतिक और सामाजिक आचार संहिता थी, जिसमें सत्य, अहिंसा, करुणा और परोपकार का महत्व बताया गया था। अशोक ने अपने धम्म के प्रचार के लिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि सभी धर्मों के प्रति समान सम्मान का संदेश दिया। उनका धम्म राज्य की नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया और उन्होंने इसे अपने शासन का मूल सिद्धांत बनाया। उन्होंने अपनी प्रजा को नैतिकता, सामाजिक एकता और आपसी सद्भावना की शिक्षा दी। अशोक ने युद्ध और हिंसा से दूर रहकर अपने साम्राज्य में शांति और समृद्धि को बढ़ावा दिया। अशोक की मृत्यु और धरोहर। अशोक का निधन लगभग 232 ईसा पूर्व हुआ। उनकी मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा और अंततः बिखर गया, परंतु अशोक की धरोहर उनके शिलालेखों, स्तंभों और बौद्ध धर्म के प्रति उनके योगदान के रूप में आज भी जीवित है। अशोक का नाम भारतीय इतिहास में हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है। उनकी शासन पद्धति, उनके धर्म और नैतिकता के सिद्धांत आज भी प्रेरणादायक है। अशोक ने यह सिद्ध कर दिया कि एक शासक केवल युद्ध और विजय के द्वारा ही महान नहीं बनता, बल्कि उसकी महानता उसके नैतिकता, करुणा और शांति के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में निहित होती है। सम्राट अशोक का जीवन एक ऐसी गाथा है जो बताती है कि एक व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से परिवर्तन ला सकता है और अपने समय और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्थायी धरोहर छोड़ सकता है। उनकी कहानी न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है, जो यह सिखाती है कि शक्ति का सही उपयोग शांति और कल्याण के लिए होना चाहिए। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखना और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।